नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज वर्चुअल माध्यम से बीजेपी शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों से वर्चुअली जुड़े हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं। वहीं बीजेपी शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों से वर्चुअल माध्यम से जुड़ने को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए बीजेपी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बुधवार यानी कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में मौजूद हैं। बीजेपी के 2265 शक्ति केंद्रों पर एक साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं। बीजेपी की शक्ति केंद्र की भूमिका चुनाव में अहम मानी जाती है, इसलिए इनका नाम भी शक्ति केंद्र रखा गया है, क्योंकि बीजेपी में सत्ता की चाबी चुनाव जीतकर हासिल होती है और चुनाव को जीतने में पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्रों का बड़ा हाथ है। इन्हीं के माध्यम से ही बीजेपी का चुनाव तंत्र इतना मजबूत है और इसी तंत्र को और मजबूत करने की कवायद के तहत आज एक साथ जुड़े हैं 2265 शक्ति केंद्रों के साथ जेपी नड्डा। वर्चुअली इन सभी के साथ जुड़े थे जेपी नड्डा। आपको बता दें उत्तराखंड में वो मौजूद हैं। तो 2265 शक्ति केंद्रों के साथ एक साथ जुड़े जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये जो शक्ति केंद्र हैं, इनकी अहम भूमिका है जब भी आगामी विधानसभा चुनाव होते हैं। 2022 का जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस चुनाव की दृष्टि से आज की वर्चुअल बैठक जो शक्ति केंद्र के प्रभारी और शक्ति केंद्र के संयोजकों के साथ हो रही है, डायरेक्ट वर्चुअल के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उन सब शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और आने वाले चुनाव का मंत्र दे रहे हैं कि किस तरह से हम आने वाला 2022 का चुनाव जीतें। डोयाला विधानसभा के 44 शक्ति केंद्र हैं और 44 शक्ति केंद्रों के सभी लोग, शक्ति केंद्र के संयोजक और शक्ति केंद्र के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अपने विधानसभा के प्रभारी, चुनाव संयोजक सभी लोग के अंदर 70 विधानसभाओं में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो वर्चुअल संवाद कर रहे हैं और जिसमें कि हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी, शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, जो लगभग प्रत्येक विधानसभा में 100 से 120 तक हैं, जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और प्रत्येक बूथ पर जो हमारा सत्यापन कार्य हुआ कि प्रत्येक बूथ पर 25 कार्यकर्ता हमारे रहते हैं। तो आपको बता दें कि जो शक्ति केंद्र है, इनकी बड़ी भूमिका होती है जब विधानसभा चुनाव होते हैं। और आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर शक्ति केंद्र के प्रभारियों से बातचीत की वर्चुअली जेपी नड्डा ने, और जेपी नड्डा ने इनसे बातचीत करने के दौरान ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से तैयारियां हैं। उन्होंने जीत का मंत्र भी दिया है इन प्रभारियों को। आपको बता दें कि लगातार पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि एक बार फिर से वापसी की जाए। और संदीप नेगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, आज जो शक्ति केंद्र थे उनके प्रभारियों से बातचीत की थी जेपी नड्डा ने, इस दौरान क्या कुछ खास रहा और जो आज का कार्यक्रम हुआ है उससे कितना फायदा मिलने वाला है प्रदेश की सरकार को जब आगामी विधानसभा चुनाव होंगे? बिल्कुल, देखिए तैयारी अगर आज की मैं बात करूं तो सभी जो 70 की 70 विधानसभाएं हैं, उनके जो शक्ति केंद्र वहां पर जो बनाए गए हैं, उनके साथ जो वर्चुअली हैं वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जुड़े। हालांकि इससे पहले जो देहरादून आईडीडीए सभागार में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उनके साथ साथ कैबिनेट मंत्री जो रेखा आर्या, ये सब तमाम लोग मौजूद रहे। वहां पर भी जो शक्ति केंद्र देहरादून में भी बनाया गया था, उसके माध्यम से भी सीधे तौर पर जो जेपी नड्डा ने अपने जो संवाद सभी 70 विधानसभाओं में किया, इसके दौरान सबसे बड़ा जो मूल मंत्र यह रहा है कि अब की पार 60 पार।
सीधे तौर पर जो ये नारा है, इस नारे के बिहार पर चलने को कहा गया है, यानी कि जो पिछली बार जो 57 सीटें आई थी उसको लेकर भी भाजपा कहीं ना कहीं अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है। और तो यही मंत्र, मूल मंत्र आज उनको दिया गया है। सभी जो कार्यकर्ताओं हैं जो, और सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को साधने का ये आज कहीं ना कहीं मंत्र दिया गया है। तो सीधे तौर पर जो जेपी नड्डा जुड़े थे तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि भाजपा का जो हर कार्यकर्ता जिस प्रकार लगातार कार्य करता है, पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, तो वही कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी पार्टी की मजबूती है। लिहाजा अब जो शक्ति केंद्र बनाए गए हैं उनमें जो तकरीबन जो अभी तक जो 4.5 साल की जो भाजपा की उपलब्धि रही है, बीजेपी गवर्नमेंट की जो उपलब्धि रही है, उनको किस तरह से हर आदमी के बीच लेकर जाया जाए। इस दौरान तमाम जो उपलब्धियां हैं वो सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने यहाँ पर गिनवाई हैं। वो चाहे वो 4 धाम रेल योजना से जुड़े हुए ऑल वेदर प्रोजेक्ट हो, या फिर ऋषिकेश रेलवे कर्णप्रयाग लाइन की बात हो, या फिर रोजगार देने की बात हो, तमाम रूप से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको की जेपी नड्डा ने यहाँ पर गिनवाए। तो उससे पहले जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्होंने अपनी जो 4.5 साल का जो सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर तमाम जो उपलब्धियां हैं वो जेपी नड्डा के सामने रखी हैं। और तो कहा है कि कहीं ना कहीं अब जो पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी संदीप, ये जो शक्ति केंद्र के जो प्रभारी थे उनसे जब वो बातचीत कर रहे थे तो ये मान लिया जाए कि उन्होंने ये जो आज का कार्यक्रम था वो एक ट्रेनिंग के तौर पर भी देखा जा सकता है कि इन सभी प्रभारियों को जेपी नड्डा जीत का मंत्र दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे कि उन्हें कैसे काम करना है और आमजन के पास जाना है। संदीप, ये भी हमें बताइए कि ये जो प्रभारी हैं शक्ति केंद्र के वो किस तरह से काम करेंगे, इनकी जिम्मेदारी क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर शक्ति केंद्रों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं जो इस प्रकार की जो पहली बैठक है ये कहीं ना कहीं आज ट्रायल के रूप में भी थी। और जो शक्ति केंद्र के जो तमाम जो पदाधिकारी उनको सीधे तौर पर बताया गया है कि जो 4.5 साल की जो कार्य योजना है उनको एक ग्रुप स्तर पर किस प्रकार से जनता के बीच लेके जाना है। इसके लिए कुछ लोग वहां पर चिन्हित भी कर लिए गए हैं। एक जो टीम है, मैनेजमेंट है, वो उन शक्ति केंद्रों में बना लिया जाएगा। इसमें जो कुछ चिन्हित लोग रहेंगे और वो सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो इसके बीच में रखेंगे। तो कह सकते हैं कि इसी प्रकार के जो कार्यक्रम है वो आने वाले दिनों में लगातार देखे जा सकते हैं। जो सरकार की आज 70 की 70 सभी विधानसभाओं में शक्ति केंद्रों में ये कार्यक्रम हुआ है, वर्चुअली संवाद जेपी नड्डा ने किया है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो अगले दिनों में लगातार देखते हुए हमें जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर भी अपने आप को मजबूत करने का जो कार्यक्रम पहले से ही चला रखा है। इसके अलावा जो पन्ना प्रमुख जिस तरह से बीजेपी ने अपने पहले बनाए हैं उनको लेकर भी बीजेपी लगातार मजबूत करते रही है। तो एक बार का जो मिशन है वो 60+ का नारा इस बार सीधे तौर पर बीजेपी ने दिया है और ये इसको लेकर कहीं ना कहीं जो तैयारी है वो लगातार। जी संदीप, आपके पास फिर हम लौट कर आएंगे ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज शक्ति केंद्र के जो प्रभारी थे उनसे जेपी नड्डा ने बातचीत की, उन्हें जीत का मंत्र भी दिया और उन्हें यह मंत्र भी दिया कि 4.5 साल में जो कार्य किए गए हैं सरकार की तरफ से उसे आम जन तक पहुंचाया जाए। बढ़ते आगे, भाजपा ने आगामी विधानसभा की तैयारियां जो चुनाव आने वाले हैं उसकी तेज कर दी हैं। बीजेपी ने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति के विभागों की घोषणा भी कर दी है। समिति में 33 विभागों की जिम्मेदारी सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी गई है। वहीं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को घोषणा पत्र विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है और लगभग 80,000 में हमने सारी क्लियरेंसेस दे दी हैं। कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हुआ, ये एक पक्ष है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने MOU 2017-18 में साइन नहीं किए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। आज हमारे इन्वेस्ट यूपी में जो आदमी अगर मेगा इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करता है तो हम 15 दिन के अंदर उनको जमीन देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज, डेटा सेंटर पॉलिसी हम लेकर आए। मैंने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात करी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद 18-19 हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज भी बनाई। अगर हमारे पास डाटा सेंटर के लिए हीरा नंदानीस ने अप्लाई किया तो हमने उनको 25 दिन में उसकी क्लियरेंसेस दे दी और उसका सारे का सारा भूमि पूजन शुरू हो गया और वहां पर इंडस्ट्री चालू हुई। हमारे पास 2019 में जब सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग हमने करी थी, उसके बाद हमारे पास पेप्सिको वालों आए और दिसंबर 2019 में हमने उनको जमीन दी थी। फरवरी 2020 में उन्होंने काम प्रारंभ किया और अनफॉर्चुनेटली मार्च में कोविड शुरू हो गया था। अभी उसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इसी महीने की 15 तारीख को उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से किया था और वहाँ पे मैं पर्सनली प्रेजेंट था और यहाँ पर उन्होंने वर्चुअली उसका उद्घाटन किया। तो ये जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे शुरू हो गए, डेटा सेंटर के लिए हमारे पास होल्ड लगी है। हमारे ACS और हमारे IIDC इस बात के लिए कह रहे थे
कि सर कितने लोग आ रहे हैं, हम किनको इतने सारे इंसेंटिव दे पाएंगे। मैंने कहा कि जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको देखिए, आगे हम जब तक हमारी पॉलिसी खुली है आगे हम उसको करेंगे आवश्यकता अनुसार। अगर आवश्यकता पड़ी कोविड में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसी चीजें, ये जो हम लोगों ने मास्क पहना हुआ है, ये मास्क भी बहुत अजीब चीज लगती थी। पीपी किट तो ऐसे लगता था पता नहीं कौन सी चीज बाहर से इम्पोर्ट होगी तब हम बच पाएंगे। आज पीपी किट कैसे मतलब हर घर में बन रही है, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने अखबार में पढ़ा था कि 100 वेंटिलेटर्स अमेरिका दे रहा है। आज बेस्ट क्वालिटी और अब नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम वेंटिलेटर्स बना के उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे को उसके लिए स्वीकृति दी है। इसी महीने में मेडिकल डिवाइस पार्क हम जेवर के आसपास यमुना एक्सप्रेस वे के अंतर्गत हमने लैंड कर लिया, वहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं। तो जो हर क्षेत्र के अंतर्गत मेरे पास, मैं अब एक एक विभाग के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताने के प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत कुछ बताने को है। यूपीडा से हम शुरू करें। हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है, जिस दिन उनका समय मिल जाएगा उस दिन उसका जनता के लिए समर्पित हो जाएगा। अभी भी उसके ऊपर ट्रैफिक चालू है। अभी भी जो हमारे मित्र बलिया से और गाजीपुर से आते हैं, जिनको पहले 7-8 घंटे लगते थे, अब वो 3.5-4 घंटे में अब लखनऊ आ जाते हैं। उसका चालू कर दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे जिसका शिलान्यास फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। फरवरी 2020 में, इस बात को इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मार्च में कोविड आ गया अनफॉर्चुनेटली। ये कोविड के पीरियड में ही हमने उसको 75% पूरा कर लिया। हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी उसको पूरा कर सकते हैं करेंगे, लेकिन पूरा करने के बाद ही हम उसका उद्घाटन कराएंगे। उस तरीके से नहीं कराएंगे कि पत्थर लगाने के लिए कोई उद्घाटन नहीं, क्योंकि शिलान्यास करना और शिलान्यास करके लोकार्पण करना। तीसरा, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर हमने 93% से ज्यादा लैंड एक्विजिशन हमारा पूरा हो चुका है। हमारे उसका बिडिंग के लिए ओपन है, अक्टूबर में हम उसकी बिडिंग्स पूरी कर लेंगे। तो एक्सप्रेस वे नेटवर्क के नाते से उत्तर प्रदेश इज द सिंगल लार्जेस्ट स्टेट विच हैज दिस मच एक्सप्रेस वे। जो हमारा नेटवर्क है, शायद देश के अन्य किसी राज्य में इतना बड़ा एक्सप्रेस वे का नेटवर्क नहीं है। हमारे पास एक्सप्रेस वे का नेटवर्क में ये सब मैं पुस्तक अभी आपको अभी मैं सब लोगों को दूंगा। गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में मैंने बता दिया, पूर्वांचल के बारे में बता दिया, बुंदेलखंड के बारे में बता दिया, गोरखपुर लिंक के ऊपर भी बहुत आपको मालूम है हमारा बहुत तेजी से काम चल रहा है। लगभग 40% से ज्यादा हमारा वहां पर भी काम पूरा हो चुका है। ये सारे एक्सप्रेस वे इतना कभी भी नहीं हुए। दूसरा, फिर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, यूपी सीडा के बारे में। यूपी सीडा का एक बहुत बड़ा ये था कि यूपी सीडा कुछ सबसे जो कहता है एक बदनाम सा डिपार्टमेंट था, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे वर्क कल्चर में हमने बहुत परिवर्तन किया है। आवश्यकता अनुसार उसमें पॉलिसीज में हमने बहुत परिवर्तन किया। हमने जो उसके सर्विसेज थे, हमने कोविड काल के अंतर्गत 21 सर्विसेज ऑनलाइन करी। ह्यूमन इंटरफेस को हमने कम किया। लैंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया को हमने आसान बनाया। लगभग 8,500 करोड़ रुपए के इनवर्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारे को 2017 से 2021 तक के बीच में हमारे पास यूपी सीडा के पास आए। हमारे पास यूपी सीडा में नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स अलग अलग साल के लिए मेरे पास है, मैं बताऊंगा आपको। कोविड में ये यहाँ पर मैं इस बात को बताऊंगा, 19-20 में हमारे पास 220 नंबर ऑफ यूनिट्स यूपी सीडा में हम लोगों ने उनको प्लॉट अलॉटमेंट किया था 19-20 में, और 20-21 में हमने लगभग 100 गुना उसको बढ़ा के 441 100% राइज था। कोविड टाइम में भी हम शांति से नहीं बैठे और हमने उस टाइम में भी हमने यहाँ पर काम किया। बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो पेप्सिको हो, जैसे मैंने बताया कि पेप्सिको 2019 में आए, उनका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। रिमझिम इस्पात ने हमारे यहाँ किया, आदित्य बिरला ग्रुप ने किया, आइनॉक्स वालों ने ये फिर कोविड में मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे क्राइसिस अगर ऑक्सीजन की हुई थी तो हम ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशली एक पॉलिसी लेकर आए, और जितने भी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, हमने 15 दिन में उनको क्लियर करके उनको जमीन अलॉट कर दी और वहां पर ऑक्सीजन प्लांट रायबरेली में उसका काम शुरू हो गया है।
हमीर। तो ये थे कैबिनेट मंत्री सतीश बहाना जो बता रहे थे कि पिछले 4.5 साल में सरकार ने क्या कुछ उपलब्धि हासिल की है उद्योग के जगत में, स्वास्थ्य के जगत में। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रेमनगर के धुलास में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। घर में महिला और नौकर का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 55 साल की महिला थी और 50 साल के नौकर की हत्या की गई है। जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तो घर में ही पति मिला। 40 साल तक विदेश में रहा है पति सुभाष शर्मा। अवैध संबंध के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है।